हेलो, क्या बोलती पब्लिक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्शन ऑफ 1937 और फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। हुआ क्या कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930 से लेके 1932 के दरमियान हुई। इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जो भी रिकमेंडेशंस दी गई उन सबको मिलाकर मार्च 1933 में एक वाइट पेपर पब्लिश किया गया। इस वाइट पेपर पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में काफ़ी डिस्कशंस हुए, बहुत सी डिबेट्स हुई और इस पूरे प्रोसेस के बाद 1935 में उन सभी चीज़ों की बेस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की सबसे खास बात ये थी कि इस एक्ट ने सभी इंडियन प्रोविंसेस को ऑटोनमस बना दिया। यानी एक्ट ऑफ 1935 ने पहली बार मुल्क में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की और हर एक प्रोविंस यानी हर एक प्रांत में सरकार इलेक्शन के बेस पर चुनी जाएगी। उस वक्त टोटल 11 प्रोविंसेस थे जो इस मैप में लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट किए गए हैं। 1937 का इलेक्शन इन्हीं 11 प्रोविंसेस में हुआ। बाकी का जो लाइट ब्राउन रीजन है वहां इलेक्शंस नहीं हुए थे क्योंकि ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे। अब हम देखेंगे कि ये 11 प्रोविंसेस कौन से थे। मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार एंड उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आसाम, नॉर्थ वेस्ट इंटर प्रोविंस, बंगाल, पंजाब, सिंध। इन 11 प्रोविंसेस में टोटल 1585 सीट्स थी। जब 1936 में इलेक्शंस अनाउंस किए गए तो इन 1585 सीट्स में से 482 सीट मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई थी। यानी इन पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े हो सकते थे। मुस्लिम लीग ने तो इन सभी सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स खड़े किए ही थे, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। कांग्रेस ने भी अपने 58 मुस्लिम कैंडिडेट्स इन रिजर्व्ड सीट्स पर खड़े किए। अब ये तो हो गई लीडर्स की बात। अब ये तो बात हुई लीडर्स की, मगर इन लीडर्स को वोट कौन करेगा? मतलब अब थोड़ी वोटर्स की भी बात कर लें। बेसिकली 1935 से पहले सिर्फ बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास वोट देने का हक था, लेकिन अब एक्ट ऑफ 1935 के बाद तकरीबन 3 करोड़ लोगों को वोट देने का हक मिल गया था, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 14% था। इलेक्शन बड़े जोरों शोर से शुरू हो गए और इन इलेक्शंस का रिजल्ट फरवरी 1937 में डिक्लेयर किया गया। इन इलेक्शंस में कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की और 1585 सीट्स में से कांग्रेस ने 1707 सीट्स जीतकर पहला नंबर हासिल किया। दूसरे नंबर पर रही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसने सिर्फ 106 सीट्स जीती, जबकि मुस्लिम रिजर्व्ड सीट्स 482 थी। यानी मुस्लिम लीग सिर्फ 482 में से 106 रिजर्व्ड मुस्लिम सीट्स जीत पाई। और तो और 26 मुस्लिम रिजर्व्ड सीट्स पर तो कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट्स ने मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स को बुरी तरह हरा दिया। इसका मतलब ये था कि अगर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में भी मुस्लिम लीग नहीं जीत पाई तो ये क्लियरली प्रूव हो गया कि मुस्लिम लीग किसी भी तरह से पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, जैसे कि उसके लीडर्स दावा करते थे। वही दूसरी तरफ सेंट्रल प्रोविंसेस बिहार, उड़ीसा, मद्रास और यूनाइटेड प्रोविंसेस में भी कांग्रेस ने 50% से ज्यादा सीट्स जीती। यानी इन 5 प्रोविंसेस में कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी। तो यहाँ तो कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्रीज फॉर्म करनी ही थी। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट इंटर प्रोविंस, आसाम, बॉम्बे में कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो नहीं मिली थी, लेकिन कांग्रेस यहाँ भी सबसे बड़ी पार्टी थी और सबसे ज्यादा सीट्स कांग्रेस ने ही जीती थी। सिर्फ 5 या 6 सीट्स की कमी थी सरकार बनाने के लिए। इसीलिए कांग्रेस ने यहाँ लोकल पार्टीज और लीडर्स के साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, यानी गठबंधन की सरकार। पंजाब में मुस्लिम लीग ने सिकंदर हयात खान की यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई और बंगाल में मुस्लिम लीग ने फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। अब रह गया सिंध। यहाँ सिंध मुस्लिम पॉलिटिकल बॉडी ने अपनी सरकार बनाई थी और इन इलेक्शंस का एक और सिग्निफिकेंट पॉइंट ये था कि BR अम्बेडकर की इंडिपेंडेंट पार्टी ने बम्बई की 17 सीट्स पर कॉन्टेस्ट किया था, जिसमें 14 सीट्स वो जीत गए थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हालांकि क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में टोटल 175 सीट्स थी, तो अब 14 सीट्स से तो सरकार नहीं बनाई जा सकती थी, इसीलिए सरकार यहाँ कांग्रेस ने ही बनाई, वो भी एक कोलिशन के थ्रू।
तो इस तरह 11 में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। अब जब सरकार बन गई तो लोगों को कांग्रेस मिनिस्ट्रीज से बहुत उम्मीदें थी। कांग्रेस ने सरकार बनाते ही सिविल लिबर्टीज को बढ़ावा देना शुरू किया और कई सारे लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्री रिफॉर्म्स और सोशल रिफॉर्म्स से रिलेटेड बिल्स पास किए। फॉर एग्जाम्पल, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बंगाल और दूसरी जगहों पर कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी। वहां टेनेंसी बिल्स लाए गए ताकि वहां के पीजेंट्स जो दूसरों की जमीनों पर काम करते थे उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। ऐसा करते करते कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को बने हुए अब 28 मंथ्स हो चुके थे। साल था 1939। कांग्रेस के बरसों के प्रयास के बाद भी इंडिया के कई सेक्शंस कांग्रेस के काम से खुश नहीं थे, खासकर दलित, किसान, पीजेंट्स और इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर। और इसी के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी इलेक्शंस की हार को बुला नहीं पाई थी, तो उन्होंने भी एक कमेटी बनाई जिसका नाम था पीरपुर कमेटी। इस कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस हिंदी और हिंदूज को फेवर करती है और मुस्लिम्स को सप्रेस करती है। यहाँ से उन्होंने मुस्लिम्स को हिंदूज के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इसी बीच पता चलता है कि वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने 3 सितंबर 1939 को ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन के साथ हिस्सा लेगा। कांग्रेस ने इससे स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया कि हम सरकार में हैं, हमसे एक बार पूछ तो लो कि हम आपका साथ देंगे या नहीं। साथ ही साथ कांग्रेस ने एक डिमांड भी रखी कि ठीक है, अब तो आपने डिक्लेयर कर ही दिया कि हम आपके साथ हैं, आपने यूनिलैटरल डिक्लेरेशन तो की, तो आपने तो डिसीजन ले ही लिया, लेकिन हम आपके साथ कोऑपरेट तभी करेंगे जब आप ये प्रॉमिस करेंगे कि वार के बाद हमें आज़ादी मिलेगी। वाइसरॉय ने कहा, देखो भाई, आज़ादी दूंगा या नहीं दूंगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब जो डिसीजन ले लिया है उसे तो मैं चेंज नहीं कर सकता। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इसका जवाब अच्छी तरह से दिया और 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने अपने इस्तीफे दिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डाउट डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री के और भी वीडियोस अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।